हे फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल स्वीट एंजल। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 31। काव्या के थप्पड़ मारने से प्रियांश थोड़ा पीछे हो जाता है और उसका चेहरा झुक सा जाता है। वह धीरे से सिर उठाकर सामने की ओर देखता है जहाँ काव्या बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी थी। प्रियांश बस काव्या को देखता रहता है। काव्या जोर से चीखते हुए गुस्से से कहती है, आखिर कौन सी कमी रह गई प्रिंस? कौन सी ऐसी कमी रह गई हमारी दोस्ती में जो आपने ऐसी घटिया हरकत की है? हमारी दोस्ती के रिश्ते को पल भर में आपने चूर चूर करके रख दिया। क्या हमारी दोस्ती में आपको वो सुकून नहीं मिला जो हमें मिलता है? कितना भरोसा करते थे हम हमारी दोस्ती के रिश्ते पर, लेकिन आपने क्या किया? बोलते हुए काव्या फिर एक बार प्रियांश के हाथों को देखने लगती है। प्रियांश काव्या के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर अपने हाथ शर्ट से ढक लेता है। काव्या की मांग में लगी सिंदूर को दिखाते हुए कहती है, ये सिंदूर देख रहे हैं आप? प्रियांश की नज़र सीधा काव्या की मांग पर चली जाती है। ये सिंदूर उस इंसान के हाथों भरी हुई है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हमारा सातों जन्म का रिश्ता बंधा है। जैसा हमारा रिश्ता उससे जुड़ा है वैसा ही। बोलते हुए काव्या प्रियांश को अपने हाथ में पहनी हुई एक ब्रेसलेट दिखाती है। हमारा आपके साथ एक खास रिश्ता है, आपको याद तो होगा। ये आपने ही हमें पहनाया है, एक दोस्ती के रिश्ते में बांधते हुए। आपने हमसे ये कहकर पहनाया था कि हमारा दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। फिर एकदम से चिल्लाते हुए, तो दोस्ती के रिश्ते के बीच में प्यार कहाँ से आ गया? सिर्फ प्यार ही नहीं, प्यार में पागलपन सवार हो गया। आप मुझसे प्यार करते हैं, इस बात की हम कदर करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? प्रियांश एकदम से कहता है, आपकी मोहब्बत में ही हमें पागल होने पर मजबूर कर दिया, और मैं क्या करूं? हर पल बस आप मेरे नज़रों के सामने आ जाती हैं। कितनी कोशिश की मैंने अपने दिल को रोकने की, लेकिन वो सब आपको चाहने लगता है, और ये चाहत मुझे कुछ भी करवा देती है। काव्या प्रियांश की बातें सुनते ही नॉर्मल आवाज में कहती है, तो क्या पाना चाहते हैं आप मुझे? मेरे जिस्म को, मेरी रूह को अपना बनाना चाहते हैं? काव्या के ऐसे बोलते ही प्रियांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। काव्या की आंखों में देख प्रियांश की तो जैसे जुनूनियत खत्म ही हो गई। काव्या के आंखों में प्रियांश के लिए एक विश्वास था, एक दोस्ती भरा अपनापन था, और रिश्ता था एक इज्जत का। काव्या प्रियांश की आंखों में देखकर कहती है, क्या हुआ? कहिए ना कि आप मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छीनना चाहते हैं, मेरी मांग में भरी सिंदूर को हटाकर खुद उस मांग को भरना चाहते हैं। कह दीजिए। प्रियांश अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं आपसे इस हद तक प्यार करता हूँ कि आपको पाने या छीनने के बारे में सोच तक नहीं सकता। मैं पागल हो गया हूँ आपके प्यार में, लेकिन इस हद तक नहीं कि मैं आपकी खुशियों को छीन लूं और फिर आपको अपने आपके प्यार से अलग कर दूं। प्रियांश के पीछे हटते कदम को देखकर काव्या उसकी तरफ बढ़ जाती है। काव्या प्रियांश के पास पहुंचते ही उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हमें पता था हमारा दोस्त ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता जिसे हमें कोई दर्द हो। देखिए प्रियांश, मोहब्बत होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत की आड़ में खुद को या दूसरों को दर्द देना बहुत गलत है। हमें नहीं पता कि आपको हमसे कब, क्यों और कितनी मोहब्बत हो गई है, लेकिन हम एक दोस्त के नाते बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मोहब्बत को अपने दिमाग पर हावी होने मत दीजिए। आपकी मोहब्बत आपकी एक छोटी अच्छी दोस्त के अलावा एक पत्नी भी है, जो दूसरे की अमानत है। प्रियांश काव्या के खुद के पकड़े हाथ को देखने लगता है, फिर काव्या की ओर देखते हुए कहता है, काश आप मुझे पहले मिल गई होती। इस पर काव्या कहती है, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी आएगी जिस वक्त आप कहेंगे कि अच्छा हुआ मैं बाद में मिली, वरना। प्रियांश कसकर काव्या के हाथों को पकड़कर, वो दिन कभी नहीं आएगा जब हमें आपके सिवा किसी और से प्यार होगा। आप ही हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत होंगी। काव्या एकटक प्रियांश को देखने लगती है। उसे देखता पाकर प्रियांश कहता है, भले ही आप मेरी मोहब्बत हैं, लेकिन जिंदगी भर हम आपके साथ एक दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे जो पहली मुलाकात में हमने आपसे सिफारिश की थी। काव्या प्रियांश के हाथों को छोड़ देती है। प्रियांश काव्या के छोड़े हुए हाथों को देखता है, फिर अचानक से को गले लगा लेता है। काव्या एकदम शॉक्ड हो जाती है। प्रियांश काव्या के गले लगते हुए कहता है, आई लव यू काव्या। मोहब्बत का इजहार बस एक तरफ का है, और हम इसी से बहुत खुश हैं। एक बार बस आपको गले लगाने का मन कर रहा था, बस दोस्ती की खातिर कुछ वक्त के लिए ऐसे ही रहिए प्लीज। काव्या अनकंफर्टेबल होकर कहती है, ये गलत है प्रिंस, प्लीज हमें छोड़िए। प्रियांश काव्या को छोड़कर पीछे हो जाता है। काव्या भी अपने कदम पीछे कर लेती है। प्रियांश काव्या की आंखों में देखता है, जिंदगी भर हम सिर्फ आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, चाहे ये मुकम्मल ना हो, लेकिन फिर भी एक तरफा मोहब्बत में ही जीते रहेंगे। प्रियांश की बात सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगने लगता है। काव्या प्रियांश को रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि जज्बातों को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। काव्या को जब प्रीत ने प्रियांश के बारे में बताया तो वह पूरी शौक थी, साथ ही उसे प्रीत की बात बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी। लेकिन जब प्रीत ने प्रियांश का मंडप पर पागलों जैसा बर्ताव करते हुए वीडियो को दिखाया तो काव्या को बहुत ही ज्यादा गिल्ट होने लगा, क्योंकि जो हो रहा था सिर्फ उसकी वजह से हो रहा था। ये मानते हुए काव्या तो जैसे खुद की नजरों में गिर गई। प्रियांश कुछ देर तक काव्या को देखता है, फिर वहां से जाने लगता है। काव्या थम से घुटनों के बल बैठ जाती है और एक कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज फ्रेंड्स, हमें अपने गिल्ट में इतना मत डुबाइए कि हम कभी बाहर ही ना निकल पाए। प्रियांश पीछे मुड़कर काव्या को देखता है। काव्या उम्मीद भरी नजरों से प्रियांश को देख रही थी। आप भी जानते हैं, दिल पर किसी का जोर नहीं। अगर हम आपसे ये कहें कि आप आदित्य को
भूल जाइए तो क्या आप कर पाएंगी? कहते हुए प्रियांश काव्या को देखता है और फिर एकदम से कहता है, नहीं कर सकती ना। हमारी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम भी आपसे दिल से प्यार करते हैं और आप भी आदित्य से दिल से प्यार करती हैं। बस फर्क इतना है कि आपका प्यार दो तरफा है और हमारा एक तरफा। कहते हुए प्रियांश काव्या की उम्मीद को ठुकरा कर वहां से चला जाता है। काव्या घुटनों के बल बैठकर बस प्रियांश को देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सबरा एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास ही वही लड़का बैठा सबरा के हाथों को बेड बड़े प्यार से छू रहा था। सबरा एक टक ऊपर सीलिंग को देख रही थी। वह लड़का सबरा को बहुत करीब झुककर कहता है, भूख लगी है न जान। सबरा बस एक टक उस लड़के को देखने लगती है। अचानक उससे सबरा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर वह लड़का उसे दूर होकर घबराते हुए, क्या हुआ सोना? सबरा उठकर बैठ जाती है और सिसकते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह इसके आगे सबरा कुछ बोलती उससे पहले ही वह लड़का सबरा के होठों पर उंगली रख देता है और बहुत प्यार से कहता है, नहीं सोना, ऐसा कुछ मत बोलना जिससे मेरी मोहब्बत को ठेस पहुंचे। सबरा उस लड़के से दूर दूर को चीखते हुए कहती है, ये सब गलत है। मैं आपके साथ कभी उस रिश्ते में नहीं बनना चाहती जो आप चाहते हैं। सबरा ने इतना बोला ही था कि अचानक से वह लड़का हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन सबरा खुद को सिकुड़ने लगती है। अचानक से ही वह लड़का सबरा के पैर को पकड़कर खींच लेता है और सबरा के ऊपर आ जाता है। वह लड़का सबरा की आंखों में देखते हुए, जान, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ कि तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ और करूंगा भी। सबरा की आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाते हैं। वह लड़का धीरे से झुककर उसके पलकों को चूम लेता है, फिर पीछे हटकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, सोना, ये आंसू तुम्हारे गालों पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मान जाओ ना जान, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही दीवानों की तरह प्यार करता रहूंगा। तुम तक दर्द का एक दिन का तक नहीं पहुंचने दूंगा। सबरा ने नामी सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं कभी अपनी मर्जी से आपकी नहीं बनूंगी। वह लड़का मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं जान, मर्जी ना सही, जबरदस्ती से ही तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। काव्या गिल्ट में इतनी डूब गई कि पूरे 1 घंटे तक गार्डन में घुटनों के बल बैठी रही। काव्या अब तक विला पहुंच चुकी थी। विला पहुंचते पहुंचते थोड़ी रात हो गई थी। काव्या को देखते ही प्रीत उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ काव्या? काव्या, प्रिंस ने तुम्हारी बात मानी? काव्या गिल्ट भरी नजरों से प्रीत को देखती है, फिर अचानक से प्रीत के गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी प्रीत, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रीत काव्या की पीठ पर हाथ रखकर, काव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम इस तरह से गिल्ट में मत रहा करो प्लीज। काव्या प्रीत से अलग होकर और उसे गार्डन में हुई सारी बातें बताती है। वहीं ध्रुव कमरे में जैसे ही आता है, श्रेष्ठा हड़बड़ाते हुए कहती है, ध्रुव क्या हुआ? सबरा का पता चला? ध्रुव ने बस नामे से हिला दिए थे, जिससे श्रेष्ठा दुखी होकर बेड पर बैठ जाती है। श्रेष्ठा नजरें झुकाए, बिल्कुल एक बहन जैसा रिश्ता बन गया था उसके साथ, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? हमें छोड़कर क्यों चले गई? ध्रुव श्रेष्ठा के करीब बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, बेबी तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। श्रेष्ठा एक नजर अपने हाथ को देखती है, फिर ध्रुव को, फिर एकदम से ध्रुव के गले लग जाती है। प्रीत की से बात करने के बाद काव्या अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजा खोलकर वह कमरे को देखती है जो अंधेरे में डूबा हुआ था और आ रही थी कोई लाइट आ रही थी। काव्या दरवाजा बंद करके देखती है तो सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ था और आदित्य एक बहुत धीमी लाइट में दिख रहा था। काव्या सर्द नजरों से बस दीवार को ही देख रही थी। काव्या थोड़ा आगे जाकर आदित्य के नजरों को पीछा करते हुए उसे और देखती है तो उसे झटका लगता है। दीवार पर एक सफेद पर्दे पर प्रोजेक्टर से काव्या और प्रियांश की तस्वीर दिख रही थी, जिसमें प्रियांश काव्या को कभी प्रपोज करते हुए दिख रहा था तो कभी प्रियांश काव्या को छूते हुए। काव्या को गले लगाना, काव्या का प्रियांश का हाथ पकड़ना, सारी फोटोज एक के बाद एक दिखाई जा रही थी। सारी फोटो में प्रियांश और काव्या एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे थे। ये सब देखते हुए काव्या का शरीर गर्म होने लगता है। वह आदित्य की तरफ नजरें डालती है। आदित्य अपनी सर्द नजरों से बस उन सभी फोटोज को ही देख रहा था। वैसे तो काव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके कदम तो जैसे बढ़ना ही भूल गई थी। वह पूरी तरह से एक जगह पर जम गई थी। तो क्या होगा दोस्तों आगे? क्या काव्या और आदित्य के रिश्ते में एक बार गलतफहमी आ जाएगी, या फिर आदित्य और काव्या अपनी प्यार की निशानी देने के लिए इकरार एक साथ हो जाएंगे? काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। वहीं आदित्य फोटो को काफी देर तक देखता है। आदित्य अपनी नजरें फोटो से हटाकर काव्या की ओर करता है। जैसे ही आदित्य काव्या को देखता है, काव्या डर से कांप सी जाती है। आदित्य का फेस बहुत ज्यादा डार्क था, जो हमेशा दुश्मनों के सामने होता था। आदित्य बेड से उठकर काव्या की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य के हर एक बढ़ते कदम काव्या के दिल को बहुत जोरों से धड़काने पर मजबूर कर रहे थे। आदित्य काव्या के एकदम करीब चला जाता है। उसके करीब पहुंचते ही आदित्य काव्या के चारों ओर घूमते हुए उसे देखने लगता है। काव्या की तो जैसे दिल डर से बाहर ही आने लगता है। अचानक से काव्या अपने कान पर गर्म सांसें महसूस होती है। काव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या के कान में बहुत सर्द आवाज में, मोहब्बत में दगा करने की कोशिश कर तुमने उस रूप को बाहर निकाला है जो मैं कभी तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था। बोलते हुए आदित्य काव्या की कमर को कसकर पकड़ते हुए खींच लेता है। काव्या की कमर पर एक तेज दर्द होने लगता है। काव्या का हाथ आदित्य के हाथों पर चला जाता है। आदित्य काव्या की कमर को जोर से प्रेस करता है, जिसे फिर से एक दर्द के साथ काव्या के मुंह से आ निकल जाती है। आदित्य काव्या के कान में, दर्द हो रहा है वाइफ ही। काव्या के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। आदित्य काव्या की गर्दन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। काव्या सहमी आवाज में कहती है, आप जैसी समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलते ही उसकी जोर से चीख की आवाज कमरे में गूंज जाती है। आदित्य काव्या की गर्दन को देखता है जिस पर से खून बह रहा था। उसकी चोट को नजरअंदाज करके आदित्य झट से काव्या को अपनी ओर पलटता है और काव्या सीधे आदित्य की आंखों में देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है,
ले में जीता था मैं, गमों को संभाले रखता था। अकेलेपन और गम तब खत्म हुए जब तुम मेरी जिंदगी में आई। पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ, उस लड़की से जिसके अलावा मैंने किसी लड़की को आज तक नहीं छुआ। वो सिर्फ तुम हो वाइफी, सिर्फ तुम। काव्या बस एकटक आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या के होठों पर उंगली से सहलाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तो फिर तुम किसी दूसरे मर्द के सीने से क्यों लगी हुई थी। काव्या कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही आदित्य उसके होठों पर उंगली रखकर चुप करवा देता है और एकदम सख्त आवाज में, नो वाइफी नो, मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी चुप्पी से ही मुझे जवाब चाहिए। आदित्य फिर एक बार काव्या के होठों पर उंगली फेरने लगता है और कहता है, किसी और के सीने से लगी हुई तुम्हें देखकर पता है वाइफी मुझे कितना दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे सीने को चीर कर दिल निकाल लिया हो। तुम्हें जख्म देने का मन कर रहा था, लेकिन ये मोहब्बत है वाइफी जो तुम्हें थोड़ा दर्द देने से भी इनकार करता है। जख्म तुम्हें लगता है लेकिन दर्द मेरे दिल में होता है। अचानक से काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू को देखकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर से जोर से चिल्लाता है, होल्ड बैक द टीयर्स। काव्या डर से जल्दी से अपनी आंसुओं को पोंछ लेती है। आदित्य आंखें खोलता है और फिर एक बार काव्या के डर से कांप जाती है। आदित्य की आंखों अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। आदित्य, अभी जो मैं करूंगा तुम्हें शायद बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हें सहना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोक सकता। काव्या सहमी नजरों से आदित्य को देख ही रही थी। अचानक से आदित्य काव्या के हाथ को कसकर पकड़ता है और खींचकर वॉशरूम की ओर ले जाने लगता है। वॉशरूम के अंदर जाते ही वह काव्या को झट से छोड़ देता है, जिससे काव्या सीधा फर्श पर जाकर गिरती है। आदित्य काव्या के दरवाजे को जोर से लात मारकर बंद करता है, फिर काव्या को उठाकर शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन करके काव्या की साड़ी को एक झटके से शरीर से अलग कर देता है। काव्या बस आदित्य को देख रही थी। आदित्य अब काव्या के होठों को टूट पड़ता है, उसके होठों को रूडली सक और बाइट कर रहा था। काव्या कसकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य के ऐसे करने से काव्या को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस वक्त काव्या को आदित्य से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जिससे उसे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर काव्या के ब्लाउज को पकड़कर उसके बदन से अलग करता है। आदित्य काव्या के शरीर को बहुत जोर जोर से प्रेस करने लगता है और उसकी आंखों के सामने बस प्रियांश को काव्या को चूना और गालों को गले लगाना दिख रहा था। आदित्य बहुत देर तक काव्या को रफली फ्रेस करने लगता है, फिर भी उसे दिमाग में बार बार प्रियांश और काव्या की करीबी याद आने लगती है। आदित्य अब जैसे पागल सा हो जाता है। अब उसका गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाता है। आदित्य काव्या के कपड़ों को पहले ही निकाल चुका था। वह अपने भी कपड़े निकालकर काव्या को गोद में उठाकर उसे अंदर झटके से एंटर हो जाता है। काव्या की जोर से चीख निकल जाती है। पर आदित्य को तो जैसे गुस्से में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह उसकी उसी पोजीशन में काव्या के साथ फिजिकल होने लगता है। काव्या खुद को संभालते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य अब भी बिल्कुल नहीं रुकता, तो काव्या आदित्य के सीने से लगकर कहती है, आपने कहा था ना कि मुझे अगर दर्द होगा तो मैं उसका विरोध कर सकती हूँ, आपको रोक सकती हूँ, तो मैं कह रही हूँ हमें ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य एकदम से रुक जाता है और काव्या के चेहरे को देखता है, जिसमें दर्द साफ दिख रहा था। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, भाई भी मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, लेकिन इस वक्त मुझे बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हें पाना है। किसी और के साथ तुम मेरी दिमाग में चप चुके हो, उसे तुम्हें पाकर दूर करना है। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, ये अदा करना है यही अदा करना है, और तुम्हें भी ये एहसास दिलाना है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आज मैं नहीं रुक सकता, ऐसे ऐसे न ना सही। लेकिन बोलते हुए आदित्य काव्या से अलग होकर उसे पर्स पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर एक बार उसके अंदर झटके से एंटर हो जाता है। काव्या अपने नाखूनों को आदित्य की पीठ पर गाड़ देती है। आदित्य काव्या के साथ वाइल्ड अल्टीमेट होने लगता है। सावर का पानी अब भी दोनों के ऊपर गिर रहा था। काव्या की तेज सिसकियां और उसके नाखून बस आदित्य की पीठ पर चुभ जाते हैं। आज आदित्य का कोई प्यार नहीं दिख रहा था, बस जुनूनियत, पागलपन और गुस्सा उसे अल्टीमेट पावर को और बढ़ा रहा था, जिसे वह जोर जोर से करते हुए काव्या को बाइट किया जा रहा था। इसके साथ ही वह काव्या के पूरे शरीर को जोर जोर से प्रेस करने लगता है। काव्या आदित्य की भड़की आग में बस जलने जा रही थी। रात के करीब 12 बजे काव्या पर्स पर अब तक लेटी हुई थी और आदित्य काव्या के ऊपर लेटा हुआ था। सावर का पानी अब भी दोनों के ऊपर गिर रहा था। काव्या ने आंख बंद करके रखी थी और आदित्य काव्या के सीने से लगे हुए सामने की ओर देख रहा था। दोनों के बदन पर अब तक कोई कपड़ा नहीं था। जहाँ काव्या के पूरे शरीर पर आदित्य के बाइट के निशान थे, वहीं आदित्य की पीठ पर काव्या के नाखूनों के निशान थे। आदित्य सामने देखते हुए कहता है, भाई भी तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता, फिर तुमने मुझे तुम्हें दर्द देने पर मजबूर क्यों किया। काव्या कहती है, हमें लगता था आप उस तस्वीर को देखकर हमें छोड़कर चले जाएंगे। बहुत डर लग रहा था आपसे दूर होने से, लेकिन सोच से विपरीत आपने हमें और करीब कर लिया। भले इसमें बहुत दर्द था, लेकिन आपसे जुदा तो नहीं होना पड़ा। कहते हुए काव्या आंखें खोलती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है। आदित्य झुककर काव्या के पलकों को चूम लेता है। आदित्य काव्या के को बिठाता है। आदित्य को देखते ही काव्या आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उठकर टॉवल उसकी कमर पर लपेटता है और फिर काव्या को उठाकर उसे भी टॉवल में कवर करता है। इतना करते ही सावर बंद करके कपड़े लाता है और दोनों कपड़े पहनकर बेडरूम में चले जाते हैं। डिनर करके आदित्य काव्या को पेन किलर की दवाई देकर सुला देता है। कुछ ही देर में काव्या गहरी नींद में सो जाती है। काव्या के सोते ही आदित्य का फेस फिर से एक बार डार्क हो जाता है। आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है, बहुत गलत किया तुमने वाइफी, मैं तो उसी वक्त तुमसे दूर चला जाता जिस वक्त तुम मेरी आंखों के सामने किसी और के गले लगी हुई थी, लेकिन अगर मैं तुमसे दूर जाता तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। आखिर आदित्य काव्या से नजरें हटाकर सामने की ओर देखता है,
जिसमें अभी प्रियांश और काव्या की फोटो दिख रही थी। आदित्य उठकर प्रोजेक्टर को गुस्से से फेंक देता है। प्रोजेक्टर टुकड़ों में बढ़ जाता है। आदित्य एकदम चिल्लाते हुए कहता है, अगर मुझसे दूर होने का इतना ही डर है तो तुम उसके करीब क्यों क्या कर रही थी? तुम्हें नहीं पता तुम्हें उसके करीब देखकर मेरा दिल किस तरह से जल रहा है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बोलते हुए आदित्य की आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने फिर एक बार प्रियांश और काव्या एक दूसरे के गले लगे हुए याद आते हैं। आदित्य गुस्से में मुट्ठी कस लेता है। उसकी नसें हाथ पर उभरने लगती हैं। वहीं आंखें खोलकर दरवाजा खोलकर सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वह एक कमरे में के अंदर जाता है। रॉकी पहले से ही उस कमरे में मौजूद था। आदित्य आगे जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसके सामने प्रियांश कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था। प्रियांश ने इस वक्त हाफ टी शर्ट और शर्ट पहना था, जिससे उसके हाथों पर काव्या का नाम साफ दिख रहा था। ये देखते ही आदित्य अपनी जल्दी नजरों से रॉकी को देखता है। रॉकी तुरंत वहां से जाकर आग पर से का एकदम लाल रेड लेकर आता है। आदित्य रेड को लेकर सीधे प्रियांश के हाथ जहां काव्या का नाम लिखा था वहां रखता है। प्रियांश की दर्द भरी चीख निकल जाती है। आदित्य रेड को कसते हुए सद आवाज में, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मेरी वाइफ को छूकर उसके लिए एहसास जगाकर। उसे छूने का प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। प्रियांश अपने हाथ को देखते हुए इस दर्द में तड़पने लगता है। जलती रेड को प्रियांश का हाथ जला देता है, जिससे काव्या का नाम पूरी तरह से मिट जाता है। दूसरी ओर रात के अंधेरे में एक लड़का अपनी गोद में लड़की को उठाकर मंदिर की ओर बढ़ता है। लड़की का चेहरा इस वक्त बालों से ढका हुआ था और लड़के के ने खुद का मास्क और कैप से ढक रखा था। सीढ़ियों से चढ़कर वह मंदिर में चलकर जाता है। लड़की को दीवार से टेक लगाकर बिठाता है और उसके चेहरे से बालों को उठाता है। बाल को हटाते ही एक मासूम सा चेहरा दिखने लगता है जो सवरा का था। वह लड़का सवरा के चेहरे पर पानी का छींटा और पानी की बूंदों से चेहरे पर पड़ते ही सवरा धीरे धीरे पलके झपकाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही सामने वाले को देखकर, कौन हो तुम? सवरा के बोलने पर भी वह कुछ नहीं बोलता। सवरा उसकी कैप निकालती है तो फिर उसकी मास्क को निकाल देती है। उसे देखते ही सवरा उसे जोर से धक्का देकर कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सवरा के सामने और कोई नहीं, रोहन था। रोहन खुद को संभाले ठीक से बैठकर कहता है, कौन है वो जिसने तुम्हें किडनैप किया? सवरा एकदम से गुस्से से कहती है, कोई भी हो, तुम्हें उसे क्या? और वैसे भी उसने मुझे कोई किडनैप नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से वहां से गई थी। अगर किसी ने किडनैप किया है तो तुम वो हो। वो रोहन कसकर सवरा के कंधे को पकड़कर गुस्से से जवाब देता है, हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि मुझे माँ ने तुम्हें लाने के लिए कहा है। मैं नहीं जानता कि तुमसे उन्हें कौन सा लगाव हो गया है, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है, इसीलिए तुम अब मेरे साथ जाओगी। इतना बोलते हुए रोहन सवरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। सवरा खुद को छुड़ाते हुए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रोहन पीछे मुड़कर सवरा को देखता है। सवरा कुछ सोचते हुए कहती है, किस हक से मैं वहां जाऊं? मेरा वहां कोई नहीं है और ना ही मेरा उस घर में कोई रिश्ता है। रोहन सवरा को देखता रहता है। अगली सुबह काव्या की आंख धीरे धीरे खुलती है। वह उठकर बैठ जाती है। बेड पर नजर डालती है तो उसके अलावा कोई नहीं होता। यह देखकर वह बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में वह रेडी होकर बाहर आती है तो उसकी नजर सीधे टूटे बिखरे हुए प्रोजेक्टर पर पड़ती है। काव्या प्रोजेक्टर के टुकड़ों को उठाकर एक साइड रखते हुए खुद में कहती है, लगता है अब तक इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं? अचानक प्रियांश ने गले लगा लिया तो क्या करती? गुस्सा तो ऐसे हो गए जैसे मैंने ये सब जानबूझ के किया हो। काव्या अब आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने ये सब फोटो इन्हें भेज दी। अगर वो मुझे मिले तो छोड़ूंगी नहीं उसे। बोलते बोलते काव्या की नजर अपने शरीर पर पड़ती है, जहां जगह जगह आदित्य की बेरहमी से काटने के निशान थे। काव्या निशानों को देखते मुंह बनाकर कहती है, ऐसे भी कोई काटता है क्या? मैं कोई खाने की चीज़ हूँ जो बाइट पे बाइट करते चले गई? इतना ही भूख लगा था तो पहले खाना खा लेते फिर गुस्सा निकालते, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपना रूडली बिहेवियर पहले दिखाना था। काव्या अपनी गर्दन को अच्छी तरह से बालों से कवर करती है फिर नीचे चली जाती है। सभी डाइनिंग एरिया में बैठे थे। काव्या जाकर सबके साथ बैठ जाती है। सब नाश्ता कर रहे थे। तभी अनुराग दरवाजे की तरफ हैरानी से देखते हुए, रूहान, अनुराग के एक शब्द से सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती है। जैसे ही सब सामने देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरवाजे पर रूहान सवरा का हाथ पकड़े खड़ा था और सवरा सिर झुकाए खड़ी थी। सवरा की मांग में सिंदूर था। सभी जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। अरुणित भी आगे बढ़कर कहती है, ये सब क्या है? रोहन बिना किसी भाव से कहता है, दादी, हम दोनों ने शादी कर ली। ये सुनते ही तो सभी को झटका लगता है। अमरजीत रोहन पर भड़कते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, और इस बच्ची की भी उम्र नहीं हुई है शादी करने की। अरुणित भी अमरजीत का साथ देते हुए, बिल्कुल अमर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दोनों की शादी की उम्र ही नहीं हुई है। रोहन लापरवाही से कहता है, मैं 24 का हो चुका हूँ और शादी की उम्र 21 की होती है। रोहन का ऐसा जवाब सुनकर सभी और सबरा को हैरानी से देखने लगते हैं। सबरा अब तक से झुकाए खड़ी थी, बिल्कुल एक भूत की तरह। कोई इसके आगे कोई सवाल करता उससे पहले ही रोहन कहता है, मुझे कोई बहस या ड्रामा नहीं चाहिए। अब से सवरा मेरी वाइफ है और वह इसी घर में मेरे साथ रहेगी। इतना बोलते ही रोहन सवरा को लेकर सीधे अपने रूम में चला जाता है। अनुराग अचानक से कहता है, ये रोहन को क्या हो गया? सभी अब बस रोहन को देखते रह जाते हैं। वैसे तो सभी को ही सवरा पसंद थी, लेकिन दोनों को रिश्ते की समझ अब तक नहीं थी, जिस वजह से ये परेशानी की वजह बन चुकी थी। वहीं रोहन सवरा को अपने कमरे में लेकर जाता है। सवरा खुद को छुड़ाकर रोहन से दूर हो जाती है। रोहन एक नज़र सवरा को देखकर वॉशरूम जाता है। कुछ ही देर में वह बाहर आता है। सवरा रोहन के सामने खड़ी होकर, मैं इस शादी को नहीं मानती। रोहन बिना सवरा को देखे बेड पर बैठकर कहता है, हाँ, तो मैंने तुम्हें ये शादी मानने के लिए कहा भी नहीं है। तुम्हें बस रिश्ता चाहिए तो इस घर में रहने के लिए जो मैंने बना लिया। अब तुम यहाँ मेरी वाइफ बनकर रहोगी और यहाँ से फिर से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ और भाभी को बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए तुम जितना भागोगी हर जगह मुझे पाओगे। सवरा घूर कर रोहन को देखती है, फिर उसके पूरे कमरे को देखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा कमरा पसंद नहीं है, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकने वाली। उसे इतना कहते ही रोहन सवरा का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे सवरा सीधे रोहन के ऊपर गिर जाती है। सवरा रोहन को देखने लगती है तो वह रोहन कहता है, तुम्हें पसंद
तुम्हारे पसंद से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पसंद आए या ना आए, तुम्हें यही रहना पड़ेगा। इतना बोलते ही रोहन सबरा की आंखों में देखने लगता है। हॉस्पिटल में आदित्य डॉक्टर के केबिन में चेयर पर बैठा हुआ था। डॉक्टर कुछ रिपोर्ट को देख रहे थे। कुछ ही देर तक चेक करने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट को टेबल पर रखकर कहते हैं, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा काव्या की कंडीशन ठीक हो चुकी है। अब उस पर ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन कहते ही आदित्य डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर गहरी सांस लेकर, ध्यान रखिए कि काव्या को वो पिल्स दोबारा ना ले, उस पिल्स की एक गोली भी उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। इस पर आदित्य कुछ नहीं कहता और सीधा उठकर केबिन से बाहर निकल जाता है। कार में आदित्य पर अड़े घोर से काव्या की रिपोर्ट को देख रहा था। श्रेष्ठा रोहान के कमरे में जाती है तो देखती है रोहान लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और सवरा फोन पर मूवी देखने में बिजी थी। श्रेष्ठा सीधा जाकर सवरा के गले लग जाती है और परेशानी भरी आवाज में कहती है, कहाँ चली गई थी तुम सवरा? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसे कोई अपनी दी को छोड़कर जाता है क्या? कहते हुए सवरा श्रेष्ठा सवरा से अलग होती है। सवरा कान पकड़कर कहती है, सॉरी दी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए सवरा के गाल पर हाथ रख लेती है। सवरा फोन बंद करके श्रेष्ठा को बैठने को कहती है। श्रेष्ठा बैठकर रोहन को देखते हुए कहती है, तुम दोनों ने शादी क्यों की? सवरा झट से कहती है, मैंने नहीं, इसने मुझे जबरदस्ती। वह इतना ही बोलती है कि रोहन एकदम से कहता है, भाभी मैंने कहा ना मुझे इसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी ये हम दोनों के आपस का मामला है। सवरा की तो बात ही अधूरी रह जाती है। वही श्रेष्ठा की बात बोलती बंद हो जाती है। तभी मायावती भी अंदर आते हुए कहती है, रोहन मैंने आपको सवरा को लाने के लिए कहा था, उसे शादी करने के लिए नहीं। रोहन एक नजर मायावती को देखकर फिर एक बार लैपटॉप पर बिना जब कोई जवाब दिए काम करने लगता है। थोड़ी देर तक मायावती सवरा और रोहन को देखती है, फिर कमरे से निकल जाती है। श्रेष्ठा भी बाहर चली जाती है। सवरा रोहन को देखते हुए धीरे से खुद में बड़बड़ाने लगती है, भगवान जी आखिर क्या गुनाह किया था मैंने जो इससे शादी करवा दी? इतना खड़ूस पति देने से अच्छा है आइसक्रीम का ठेला ही दे देते, कम से कम मैं आराम से बैठकर रोज उसके मजे तो लेती। कहते हुए सवरा मुंह बनाने लगती है। काव्या और अनु दोनों कमरे में खेल रहे थे। तभी अनु को काव्या की गर्दन पर लव बाइट्स का निशान दिखता है। अनु से गौर से देखते हुए, बड़ी मम्मा आपके नेक पर किसने बाइट किया? काव्या लव बाइट को छूते हुए अनु को देखकर कहती है, आपको पता है अनु, यहाँ पर एक बड़ा सा मच्छर है जो हर बार गुस्सा होने पर मुझे ऐसे ही बाइट करता है। अनु क्यूरियस होकर पूछती है, कितना बड़ा मच्छर है? काव्या अपने हाथों को फैलाते हुए, इतना नहीं इतना नहीं, इतना बड़ा, बोलते हुए काव्या अपने हाथों को पूरा फैला देती है। अनु हैरानी से एकदम से खड़ी होकर कहती है, इतना बड़ा मच्छर है और खड़ूस बड़े पापा उन्हें भगा भी नहीं रहे? आदित्य के खड़ूस शब्द सुनकर काव्या अनु को देखने लगती है। अनु अब भी परेशानी से कहती है, मैंने पापा को कहकर उस बड़े से मच्छर को यहाँ से भगवा दूंगी, ओके? तब वो आपको बाइट नहीं करेगा। काव्या मुस्कुराते हुए अनु के गालों को खींचते हुए, सो स्वीट, आपको हमारी कितनी फिक्र है, कहते हुए अनु के गालों को छोड़ देती है। कुछ देर तक खेलने के बाद अनु वहां से चली जाती है। अनु के जाते ही काव्या फोन उठाकर आदित्य को कॉल करने लगती है। रिंग होते रहता है लेकिन उधर से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। काव्या मायूस होकर फोन को देखने लगती है। रात के वक्त डिनर के बाद काव्या कमरे में आती है। वह फोन उठाकर आदित्य को कॉल करने ही वाली होती है कि कमरे का दरवाजा खुलता है। काव्या उस तरफ देखती है तो आदित्य आया होता है। उसे देखते ही काव्या दौड़कर सीधा उसके गले लग जाती है। काव्या गले लगते हुए, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको तभी से कॉल कर रही हूँ, सुबह से पता है मैंने आपको बहुत सारा मिस किया। आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या से अलग होकर उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या के हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाकर उसे बिठाता है। फिर एक फर्स्ट एड बॉक्स लाकर काव्या के जख्मों पर दवाई लगाने लगता है। काव्या एकटक आदित्य को देखने लगती है। सारे जख्मों पर दवाई लगाने के बाद आदित्य काव्या को गोद में सर रखकर अपना चेहरा काव्या के पेट पर छिपा देता है। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के बालों को सहलाने लगती है। वह बहुत देर तक आदित्य के चेहरे को देखने लगती है जो उसे ही देख रहा था। गोद से हटकर आदित्य काव्या को लेटा कर खुद उसके बगल में लेट जाकर बहुत करीब कर लेता है। आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, भाई भी तुम्हें मेरी कसम है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोबारा वो पिल्स नहीं लोगे, पिल्स को हाथ तक नहीं लगाओगी। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी कसम मैं वो पिल्स को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। आदित्य एकदम गिल्ट होकर कहता है, कल बहुत दर्द दिया है ना मैंने तुम्हें? काव्या नामे जल्दी से सिर हिला देती है। आदित्य काव्या की गर्दन को पीछे से पकड़कर एक दूसरे के सिर जोड़कर आंखों में बंद करके कहता है, भाई भी मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता। पता नहीं कैसे मैंने गुस्से में इतना ज्यादा हट कर दिया। खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में मैं क्या कर बैठा, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। काव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। वह रुंधी आवाज में कहती है, इतना गुस्सा करते हैं कि मुझे खाने की तरह खाने लगते हैं, और कल आपने मुझे बहुत जोर से कमर पर पकड़ा। मेरे इतने प्यार मेरे इतने प्यारे कमर का आपने नुकसान कर दिया। आपको पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से अपनी कमर को इतना अच्छा बनाया है। रोज सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग पर जाना, मेरी पानी पूरी को टच तक नहीं करना, हरी पत्ती खाना, इतना कुछ किया फिर ऐसी कमर मिली है। और आपने कल मेरी मेहनत को अपने हाथों में ऐसे निचोड़ा कि कमर का तो बैंड ही बच गया। और कहते हुए काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए, तुम ऐसी क्यों हो वाइफी? काव्या आदित्य के सीने में छुपकर कहती है, जैसे भी हूँ मैं सिर्फ आपकी हूँ। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छा जाती है। अचानक ही काव्या आदित्य के सीने से लगे हुए कहती है, एक गलतफहमी रिश्ते को चकनाचूर करके रख देती है। कल जब मैं यहाँ आई तो आपके मुंह से मोहब्बत में दगा सुनते ही जैसे मेरा दिल बैठ गया। एक विश्वास ही है जो रिश्ते को जोड़कर रखता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ तो मैं सफाई में भी कभी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि पता मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ। उसे किसी को साबित करके मेरे उसूलों के खिलाफ है, चाहे सामने मेरे प्यार ही क्यों ना हो। मैं अपनी झूठी धोखेबाजी का कोई सबूत नहीं दूंगी।
आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है। आदित्य कुछ नहीं कहता और फिर एक बार काव्या को अपने सीने में छुपाकर आंखें बंद कर लेता है। आदित्य मन ही मन कहता है, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। अनजाने में कहीं कहा शब्द का तुम पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। इंतजार है तो कल का। बहुत कुछ बदल जाएगा। रिश्ते टूटने लगेंगे, बिछड़ने लगेंगे, शायद तुम भी पूरी तरह टूट जाओ, लेकिन रिश्तों का टूटना बहुत जरूरी है। कहते हुए आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है और कसकर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो आखिर ऐसा क्या करने वाला है आदित्य? क्यों हमारी काव्या को एक बार फिर से तड़पाने वाला है? ये सब हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी नाश्ता कर रहे थे। काव्या की नज़र बस प्रीत पर थी, क्योंकि प्रीत के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जो काव्या कब से देख रही थी। नाश्ता होते ही काव्या प्रीत से बात करने के लिए जाने वाली होती है कि प्रीत सीधे स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। प्रीत को उधर जाता देख थोड़ी क्यूरियस होकर काव्या भी स्टडी रूम की तरफ जाती है। स्टडी रूम में आदित्य रोकी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि तभी प्रीत सीधे जाकर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। प्लीज आदित्य, प्रिंस को छोड़ दो, उससे गलती हो गई, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आदित्य सख्त नजर से अपने हाथ की ओर देखता है। जैसे ही प्रीत की नजर आदित्य की नजरों पर जाती है वो झट से आदित्य के हाथ को छोड़ देती है। आदित्य बिना प्रीत को देखे की ओर देखी। गलती करने से पहले उसे रोकना चाहिए था। उसने मेरी और वाइफी के बीच आने की कोशिश की है, इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। प्रीत गिड़गिड़ाते हुए, नो प्लीज, ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो तुम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं है। प्रीत इतना ही बोलती है कि आदित्य जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तो उसने मेरी वाइफी को गले क्यों लगाया? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई वाइफी को छूने की? प्रीत अचानक से सहम सी जाती है। वहीं आदित्य के इतना कहते ही पीछे से आवाज आती है, प्रिंस ने मुझे गले नहीं लगाया था। आदित्य और प्रीत दोनों उस ओर देखने लगते हैं। पीछे काव्या खड़ी होती है। काव्या थोड़ा आगे आकर कहती है, प्रिंस ने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि मैंने उन्हें गले लगाया था। ये सुनते ही आदित्य अपनी मुट्ठियां कस लेता है। वहीं प्रीत हैरानी से काव्या को देखती है, क्योंकि उसे काव्या ने पहले ही बता दिया था कि प्रियांश ने अचानक उसे गले लगा लिया था। आदित्य आंखें बंद करके सख्त आवाज में, वाइफी, ऐसे कोई झूठे शब्द मत बोलो जो हमारे रिश्ते पर असर पड़े। काव्या कुछ देर तक आदित्य को देखती है, फिर जिद करते हुए कहती है, मैं झूठ नहीं सच कह रही हूँ। मैं ही थी जिसने प्रियांश को छुआ था। मैं ही थी जो उसके पास गई थी। मैं ही थी जिसने उन्हें गले लगाया था। प्रीत काव्या को देखकर अपने मन में, काव्या तुम ये क्या कर रही हो? अपने रिश्ते को इस तरह तुम दाव पर क्यों लगवा रही हो? काव्या एकटक बस आदित्य को देख रही थी, जो आंखें बंद कर मुट्ठी कसे खड़ा था। काव्या के कान पर आदित्य की बीती बात सुनाई दे रही थी, भाई, अगर किसी ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मैं उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। वहीं आदित्य की आंखें खोलकर काव्या की आंखों में देखने लगता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखकर सहम सी जाती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य को बढ़ता देख काव्या अपने कदम पीछे करने लगती है। प्रीत बीच में, आदित्य, काव्या झूठ कह रही है, तुम प्लीज उसकी बातों मत मानो। प्रियांश ने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे समझा दूंगी, वो काव्या से दूर रहेगा। प्रीत के किसी भी कहे हुए शब्द का असर आदित्य पर नहीं होता। काव्या कदम पीछे करते करते दीवार से होकर सट जाती है। आदित्य काव्या के एकदम करीब जाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रोक काव्या के इर्द गिर्द रखता है। काव्या आदित्य की आंखों में देख रही थी। आदित्य काव्या की तरफ झुककर उसके कान के बिल्कुल पास जाकर, उसने तुम्हें मुझसे छीन ही लिया। तुम्हें याद है भाई भी, मैंने क्या कहा था? अगर तुम्हें मुझसे किसी ने छीनने की कोशिश की। कहते हुए आदित्य काव्या के कान पर किस कर लेता है। आदित्य पीछे हटकर, नो, पॉसिबल दैट आई हैव पॉसिबल दैट काव्या आदित्य के को देखकर झटके से कहती है, नो, आप ऐसा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आदित्य काव्या के होठों को सहलाते हुए, मैं करूँगा वाइफी। पहले मुझे लगा उसने बस हमारे बीच आने की कोशिश की, इस बात के लिए मैं थोड़ा भी छोड़ भी देता, लेकिन उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, सो उसे मरना होगा। आदित्य काव्या के होठों से उंगली उठाकर उसके माथे पर झुककर किस करता है। फिर आदित्य रोकी को और देखता है, वीर को बोल दो हम 1 घंटे लेट हो जाएंगे, क्योंकि मौत का मंजर जल्द खत्म नहीं होने वाला। इतना कहते ही आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर स्टडी रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी रोकी, बॉस, हम ऑफिस जाना होगा, बिकॉज मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदित्य रुककर बिना रोकी को देखे, ओके, बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर दो कि प्रियांश राठौड़ को अच्छे से देखभाल करे, उसकी मौत जल्द उसे मिलने आएगी। आदित्य आगे बढ़ जाता है। रोकी आके ओके बोलकर कॉल करते हुए आदित्य के पीछे चला जाता है। प्रीत धम से घुटनों के बल बैठ जाती है। काव्या प्रीत की तरफ जाकर प्रीत के पास खुद भी घुटनों के बल बैठ जाती है। प्रीत खोए हुए, काव्या, प्रिंस सच में तुम दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहता। काव्या प्रीत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, मुझे अच्छे से पता है प्रीत कि प्रिंस ऐसे नहीं है, तुम चिंता मत करो, उससे कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रीत असमंजस में काव्या को देखने लगती है। काव्या उम्मीद भरी हाँ में सिर हिला देती है और उठकर सीधा स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। काव्या सीढ़ी से होते हुए विलास से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते ही उसे माया दिखती है। वह सीधा जाकर माया से, माया, मुझे वहां लेकर चलो जहाँ प्रियांश को रखा गया है। माया अपना फोन निकाल कर, ओके मैम, पहले मैं बॉस से पूछ लेती हूँ। इतना बोलते ही माया कॉल लगाती है। उधर से कोई उठाता है। उसे पहले माया माया से फोन छीनकर दूर फेंक देती है। माया एक नज़र फोन को देखती है, फिर काव्या को देखने लगती है, तो वह एकदम पीछे हो जाती है। इस वक्त काव्या बहुत ज़्यादा गुस्से से थी, जिसे देखकर वह एक पल के लिए माया भी डर जाती है। काव्या माया पर चिल्लाते हुए, मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो। माया जल्दी से कार की तरफ बढ़ जाती है और कार का दरवाजा खोलती है। काव्या कार में बैठती है। माया आगे वाली सीट पर बैठी थी। दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में कार एक घर के सामने रुकती है। काव्या जल्दी से कार से उतरकर अंदर जाती है। चारों तरफ बॉडीगार्ड तैनात थे, जो काव्या को बिल्कुल नहीं जानते थे। काव्या को देखते ही दोनों बॉडीगार्ड सामने खड़े हो जाते हैं। काव्या दोनों को गुस्से से घूरती है। तभी पीछे से माया की आवाज़ आती है, मैम को जाने दो, बोलते हुए माया दोनों को कुछ इशारा करती है। दोनों रास्ते से हट जाते हैं। उनके हटते ही काव्या दौड़कर उसके घर के अंदर जाती है। उस घर में बस एक ही बहुत बड़ा सा हॉल जैसा कमरा था। काव्या देखती है तो चारों तरफ अंधेरा था। बस
एक बल्ब प्रियांश के ऊपर चल रहा था। काव्या प्रियांश की तरफ जाकर उसे रस्सियों से खोलने लगती है। किसी के होने के एहसास से प्रियांश आंखें खोलकर देखता है। काव्या को देख प्रियांश जल्दी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काव्या प्रियांश के हाथों का रस्सी खोलकर, हमें यहाँ से जाना होगा, बोलते हुए काव्या प्रियांश का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। उसके बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड प्रियांश पर गन पॉइंट करते हैं कि देखकर काव्या प्रियांश के आगे खड़ी हो जाती है। इधर माया कॉल पर, बॉस मैम प्रियांश राठौर को यहाँ से छुड़वा कर ले जा रही है। फोन के उधर से आदित्य, कुछ भी करो बट वाइफी को कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या चारों ओर देखकर अपने मन में, मुझे पता है इस वक्त जो मैं करूंगी वो बहुत गलत होगा, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। काव्या प्रियांश के हाथ एक हाथ को थामकर दूसरे हाथ से खुद पर गन पॉइंट करती है। ये देखते ही प्रियांश हैरान रह जाता है। वहीं माया जोर से चिल्लाकर, एवरीवन बैक ऑफ। सभी बॉडीगार्ड पीछे हटने लगते हैं। काव्या को कमरे से अंदर जमीन पर गन मिली थी, जो शायद ही किसी ने गलती से छूट गई थी। काव्या सबको देखते हुए कार की तरफ जाकर प्रियांश को बैठने के लिए कहती है। तभी प्रियांश कहता है, काव्या कि आप गलत कर रही हैं। काव्या प्रियांश को घूरकर गुस्से में चिल्लाते हुए, चुप कर, कार में बैठिए। प्रियांश जल्दी से कार में बैठता है तो काव्या सबको देखते हुए कहती है, अगर किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं खुद को शूट कर दूंगी। माया हैरानी से काव्या को देखने लगती है। काव्या ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेज रफ्तार से कार लेकर वहां से चली जाती है। वहीं सभी बॉडीगार्ड और माया देखते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का गुस्से में कांच के टेबल को लात मारकर चिल्लाते हुए, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे भाग गई वो? फिर बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए, मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम लोगों ने एक 21 साल की लड़की नहीं संभाली गई? सभी बॉडीगार्ड से झुकाए कुछ खड़े थे। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही थी। वह लड़का अपने रूम में जाकर सामने देखते हुए, सोना तुमने ये यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर तुम्हें तो मेरी दीवानगी पसंद ही नहीं आई। अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझाता रहता था, भैरव लेकिन अब तुम भैरव अरोरा का असली रूप देखोगी। बोलते हुए भैरव हंसने लगता है। काव्या ड्राइविंग कर रही थी, तभी उसके पीछे एक कार दिखती है। कार देखते ही काव्या स्पीड बढ़ा देती है। काव्या की कार के चारों ओर अचानक बहुत सारी गाड़ियां रुकती हैं। काव्या ब्रेक मारकर कार से तुरंत रोक देती है। चारों तरफ देखकर काव्या बाहर निकलती है और फिर एक बार अपने आप पर गन पॉइंट कर लेती है। प्रियांश भी बाहर निकलता है। काव्या चारों ओर देखती है। एक तरफ गाड़ी थी तो दूसरी तरफ खाई थी। काव्या फिर एक बार प्रियांश का हाथ पकड़कर, प्रियांश चलो, और देखते हुए, काव्या ये आप क्या कर रही हैं? आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस पर काव्या कोई जवाब नहीं देती। सभी गाड़ियां से बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। फिर एक कार का दरवाजा खुलता है और आदित्य बाहर आता है। आदित्य को देखते ही काव्या के हाथों से गन छूटकर गिर जाती है। आदित्य काव्या को देखता है, फिर उसके प्रियांश के पकड़े हाथ को काव्या आदित्य के नजरों का पीछा करते हुए देखती है तो तुरंत प्रियांश का हाथ छोड़ देती है। आदित्य दोनों को और बढ़ने लगता है। आदित्य के बढ़ते कदमों के साथ काव्या की धड़कनें भी बढ़ रही थी। प्रियांश बस आदित्य को देख रहा था। आदित्य प्रियांश की ओर बढ़ने लगता है कि काव्या बीच में आकर खड़ी हो जाती है। आदित्य सख्त नजरों से काव्या को देखता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए, प्लीज इन्हें जाने दीजिए, आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे आदित्य के सीने से लग जाती है। प्रियांश अपने कदम पीछे करने लगता है। माया जल्दी से आगे बढ़ती है। आदित्य काव्या को पकड़कर माया को देता है। माया काव्या को पकड़ लेती है। काव्या खुद को छुड़ाने लगती है। आदित्य प्रियांश की ओर बढ़ने लगता है। प्रियांश पीछे हटते हटते खाई की छोर पर पहुंच जाता है। आदित्य एकदम प्रियांश के करीब पहुंच जाता है और काव्या जोर से चिल्लाती है, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। आदित्य बिना मुड़े, वाइफी को यहाँ से लेकर जाओ। माया खींचते हुए काव्या को लेकर जाने लगती है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे। प्रियांश आदित्य की ओर झुककर उसके कान में कुछ बोलता है और पीछे हटकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगता है, जो आदित्य के सिवा कोई नहीं देखता। ये देखकर आदित्य प्रियांश को जोर से धक्का देता है। उसे धक्का देते ही एक जोर से आवाज आती है, नहीं। काव्या दौड़कर उसकी ओर बढ़ती है और वहां वहां पहुंचते ही आदित्य काव्या को पकड़ लेता है। प्रियांश खाई में हवाओं से होते हुए नीचे गिर रहा था। कुछ ही पल में प्रियांश का दिखना बंद हो जाता है। काव्या धम से घुटनों के बल गिर जाती है और उसे खाई में खोए प्रियांश को देखने लगती है। आदित्य की नजर काव्या पर ठहर सी जाती है। तो आखिर क्या बोला था ऐसा आदित्य ने प्रियांश के कान में, वो सब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, हो सके तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की। तो प्लीज़ थोड़ी सी तारीफ कर देना ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। आदित्य स्टडी रूम में आंखें बंद करके सोफे पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। तभी विशाखा खाना लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। आदित्य आंखें खोलकर एक नजर खाने को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। विशाखा कुछ देर तक आदित्य को देखती रहती है, फिर वहां से जाने लगती है। तभी उसे आदित्य की आवाज आती है, वाइफी ने कुछ खाया? विशाखा ने के कदम एकाएक रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर आदित्य को देखती है, जो अभी सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद करके रखा था। विशाखा नहीं। विशाखा के जवाब मिलते ही आदित्य गहरी सांस लेते हैं, आंखें खोलता है, फिर विशाखा को देखते हुए कहता है, माँ, तो आपने ये उम्मीद कैसे कर ली कि मैं कुछ खाऊंगा? विशाखा आदित्य को देखते रह जाती है। कुछ वक्त बाद विशाखा खाने की प्लेट को वापस उठाती है और फिर आदित्य को देखते हुए कहती है, भले ही बचपन में हमने आपकी परवरिश नहीं दी, प्यार नहीं दिया, अपनापन नहीं दिया, लेकिन हम आपको इतना जरूर जानते हैं कि आपने कभी रिश्तों को तोड़ना नहीं सीखा। लोग जो समझ रहे हैं हमें उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि प्लीज बच्चा, रिश्ता को जल्दी जोड़ दीजिए। हमें ये टूटा रिश्ता दिल में खंजर की तरह चुभ रही है। आदित्य सोफे से उठकर विशाखा के पास जाता है और खाने की प्लेट उसके हाथों से लेकर साइड टेबल पर रखकर गले लग जाता है। विशाखा अपने हाथ आदित्य की पीठ पर रख लेती है। कुछ देर तक गले लगने के बाद विशाखा आदित्य से अलग होकर, आदि, आप काव्या से एक बार बात कर लीजिए, अगर वो ऐसे ही रही तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। विशाखा वहां से चली जाती है। आदित्य खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे के पास पहुंचकर कुछ ही देर तक वह कमरे को देखता है, फिर दरवाजे को धीरे से धक्का मारकर खोलता है। दरवाजा खोलते ही देखता है कि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आदित्य
लाइट का स्विच ऑन करता है और अपने कदम बेड की दूसरी तरफ बढ़ा देता है। जैसे साइड के बेड के नीचे काव्या घुटनों के बल अपना चेहरा छुपाई बैठी हुई थी। आदित्य घुटनों के बल बैठकर खाना को एक साइड रखता है और काव्या को देखते हुए वाइफी ऐसे ही आदित्य 2-3 बार काव्या को आवाज देता है, लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं देती। आदित्य काव्या का हाथ को पकड़ता है और उसे हाथ पकड़ते ही काव्या जोर से उसके हाथ को झटक देती है। आदित्य थोड़ा पीछे होकर काव्या को देखने लगता है, फिर अच्छे अच्छे बैठकर वाइफी खाना खा लो। इस बार भी काव्या कोई जवाब नहीं देती तो आदित्य काव्या के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, प्लीज वाइफी खाना खा लो। काव्या सर उठाकर आदित्य को देखती है। काव्या की आंखें एकदम लाल थी और चेहरा पूरा मुरझाया हुआ था, जो ये दर्शा रहा था कि काव्या कितनी टूट चुकी है। काव्या को ऐसा देखकर आदित्य के दिल में दर्द उठता है। काव्या आदित्य के हाथों को देखती है और फिर अचानक से जोर से उसे धक्का देती है। धक्का देती है आदित्य थोड़ा पीछे हो जाता है। काव्या गुस्से से कहती है, दूर रहिए मुझे, मत छुइए मुझे अपनी इन गंदू हाथों से। काव्या ये बोलती है आदित्य घुटनों के बल बैठकर, ठीक है मैं तुम्हें नहीं छूंगा, लेकिन प्लीज खाना खा लो। काव्या एक नजर खाने की तरफ देखती है, फिर एक बार अपने चेहरे को घुटनों में छिपा लेती है। आदित्य काव्या को देखकर, प्लीज वाइफी प्लीज खाना खा लो। आदित्य बोलकर ने पर भी काव्या वैसे ही रहती है। बहुत देर तक आदित्य वहीं बैठा काव्या को देखता रहता है, फिर हार मानकर उठकर खड़ा होकर सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य स्टडी रूम में जाकर फिर एक बार सोफे पर आंखें बंद करके टेक लगाकर बैठ जाता है। आंखें बंद करते ही आदित्य को काव्या की गुस्से से भरी चेहरा दिखता है। उसके साथ ही उसके कानों में काव्या की आवाज गूंजने लगती है, बहुत नाज था ना हमें आपकी मोहब्बत पर, लेकिन आज हमें आप अपनी मोहब्बत से सिर्फ डर लग रहा है। सिर्फ डर नहीं चाहिए हमें ऐसी मोहब्बत जो किसी बेगुनाह की मौत से होकर गुजरती है। नहीं चाहिए हमें ऐसी मोहब्बत, घिन होने लगी है हमें अपने आप से। आदित्य के कानों पर काव्या की आवाज गूंज रही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी के स्पर्श महसूस होता। आदित्य आंख खोलकर लेकिन वैसे ही वैसा बैठा रहता है। ध्रुव आदित्य के आगे आकर टेबल पर बैठ जाता है। आदित्य को देखते हुए, आर यू ओके? ध्रुव का सवाल पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। ध्रुव आदित्य के हाथों पर अपने हाथ रखकर आदित्य ध्रुव को देखने लगता है। ध्रुव खड़ा हो जाता है तो आदित्य झट से ध्रुव के गले लग जाता है। ध्रुव आदित्य की पीठ पर हाथ रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीत के कमरे में बालकनी से चुपके से अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीत के कमरे में बालकनी से चुपके से अंदर आता है। वह अंदर जाकर देखती है तो प्रीत प्रियांश के फोटो को गले लगाए बेड से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अर्जुन जाकर बेड पर बैठकर प्रीत के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है। उसके ऐसे करने पर भी प्रीत कोई रिएक्ट नहीं करती। अर्जुन प्रीत के दोनों हाथों को थामकर, जान प्लीज वापस चलो ना। प्रीत अपने हाथों को छुड़ाकर आंखें बंद करके ही कहती है, जिस घर ने मुझसे मेरे प्रिंस को छीन लिया उस घर में मैं एक कदम तक नहीं रखूंगी। रहना तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन प्रीत को देखने लगता है। प्रीत अपनी आंखें खोलकर अर्जुन को देखती है, फिर अच्छी तरह से बैठकर अर्जुन को देखते हुए, आपने माँ नीलम की हालत देखी है? जिंदा लाश बन गई है वो, ना कुछ खाती है ना पीती है ना ही किसी से बात करती है। उसके हालात का जिम्मेदार बस आपका वो घर है जिसे मैं कुछ दिन पहले ही रहने गई थी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके बदले में मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्जुन को प्रीत के दुखों को देख दिल में दर्द होने लगता है। प्रीत आप यहाँ से चली जाइए, वरना फिर पापा ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दुश्मनी की शुरुआत फिर से हो चुकी है, ये मत भूलिए, तो आइंदा से मुझसे मिलने मत आइएगा। अर्जुन दर्द भरी नजरों से प्रीत को देखने लगता है। प्रीत तुरंत नजरें फेर लेती है। अर्जुन थोड़ी देर तक प्रीत को देखता रहता है, फिर उठकर बालकनी की तरफ से चला जाता है। प्रीत अब बालकनी की तरफ देखने लगती है, फिर प्रियांश के फोटो को चूमकर फिर एक बार सीने से लगा लेती है। सपना अपने कमरे में अनु के सिर को सहलाते हुए सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अनु कहती है, मम्मा हम पापा के पास कब जाएंगे? सपना अनु को कुछ देर तक देखती है, फिर उसके माथे को चूमकर, बच्चा कल आपका स्कूल है ना, अभी सो जाइए, हम बहुत जल्द पापा के पास जाएंगे। अनु सपना को लिपट कर आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में अनु सो जाती है, तभी सपना का फोन रिंग होता है। सपना अनु को अच्छे से कवर करके उठाती है और कॉल रिसीव करके कान पर लगाती है। उधर से अनुराग की आवाज आती है, अनु सो गई? सपना अनु को देखते हुए में जवाब देती है। फिर सपना अनुराग से, बहुत याद कर रही है आपको? इस पर अनुराग कहता है, और तुम? सपना अनुराग और अपनी शादी के फोटो को देखते हुए, लव यू, प्लीज जल्दी से जल्द हमें ले जाइए, हमें आपकी बाहों में लिपट कर सोना है। सपना के ये कहते ही दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। अनुराग कुछ देर तक वैसे का वैसा ही चुप रहता है, फिर कुछ ही देर में गुड नाइट सना सपना खामोशी से फोन को कान पर लगाए रहती है। कुछ ही वक्त में उधर से कॉल कट हो जाती है। सपना फोन की स्क्रीन को देखती रह जाती है। अपने कमरे में विशाखा एक फोटो को गौर से देखी जा रही थी, जिसमें दो लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। एक लड़की तो खुद विशाखा थी और दूसरी नीलिमा। तस्वीर को देखकर विशाखा की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं। विशाखा की आंखों के सामने 2 दिन पहले एक मंजर सामने दिखने लगता है, जिसमें हॉल पर राठौर परिवार सबसे गुस्से में व्यवहार कर रहे थे। इसी व्यवहार के बीच नीलिमा बोलती है, विश तुम्हारे बेटे ने मेरे प्रिंस को मार दिया, तुम्हारा बेटा एक खूनी है। उसके इतना बोलते ही विशाखा एक जोर का थप्पड़ नीलिमा को मारती है और एकदम गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को खूनी बोलने की? विशाखा को जैसे ही नीलम का थप्पड़ मारना याद आता है, उसके दिल में दर्द सा उठता है। आखिर नीलिमा विशाखा की बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों के साथ में कॉलेज कंप्लीट की थी, जो हमेशा हंसी खुशी रहते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। विशाखा तस्वीर को देख ही रही थी कि तभी पृथ्वीराज उसके साथ आकर बैठ जाते हैं। पृथ्वीराज के बैठते ही विशाखा अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। दोनों शांति से बैठे ही थे कि तभी हॉल में अर्जुन की चिल्लाने की आवाज आती है। पृथ्वीराज और विशाखा पहले ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर कमरे से निकल जाते हैं। हॉल में अर्जुन सीढ़ियों की तरफ नजर डालकर चिल्लाए जा रहा था। आदि आदि कुछ ही देर में ध्रुव और आदित्य बाहर आते हैं। अर्जुन तंज कसते हुए, आइए आइए मिस्टर आदित्य सिंघानिया। आदित्य सीधे जाकर अर्जुन के पास खड़ा हो जाता है। अर्जुन, बहुत मजा आ रहा होगा ना आदित्य, तुझे अपना पागलपन जो दिखाने में सफल हो गए। तुझे क्या लगता है तू ही है जो प्यार की मूरत है? आखिर क्या मिला
क्या मिला तुझे? अपनी जुनूनियत दिखाकर रिश्तों की अहमियत भी पता है तुझे? कैसे पता होगी? हमेशा अकेला जो रहता आया है। मैं तो कहता हूँ तभी तुझे कभी ठीक होना ही नहीं चाहिए था। काश कि तू हमेशा हम लोगों से दूर रहता। अर्जुन के ये कहते ही उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है। सभी हैरान होकर सामने देखते हैं। अर्जुन के सामने इस वक्त पृथ्वीराज खड़े थे, जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। अरुणी देवी भी आगे बढ़कर अर्जुन को मारने को होती है कि आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है और नाम में सिर हिला देता है। इस पर अरुणी देवी अर्जुन को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, किसे आप रिश्ते की अहमियत सिखा रहे हैं? आदि को? अरे आदि ना होता तो आज प्रीत इस घर की बहू ना होती। आदि के कहने पर हमने आपकी शादी प्रीत से करवाई है और आज आप उस पर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसने आपके रिश्ता जोड़ा। फिर थोड़ा थोड़ा रुककर आदित्य की तरफ देखकर, अगर आदि ने कुछ किया है तो कुछ सोचकर ही किया है। हमें आदि पर पूरा भरोसा है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। अच्छा, अर्जुन अचानक से हंसने लगता है। वह एकदम हंसते हुए कहता है, ओह, तो अब ये महान आदि मरे हुए प्रिंस को वापस लेकर आएगा, क्योंकि अगर प्रिंस नहीं है मतलब दोनों परिवार का रिश्ता तो कभी नहीं जुड़ने वाला। इसका मतलब तो ये हुआ कि आदि अब प्रियांश को जिंदा करके लाएंगे। ध्रुव कुछ बोलने को होता है कि आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है। ध्रुव आदित्य को देखने लगता है तो ध्रुव को आंखों से इशारा करके रोक देता है। अर्जुन आदित्य के पास जाकर उंगली दिखाते हुए, एक बात हमेशा याद रखना आदि, तूने जो किया है ना वो बहुत गलत है और इस गलती की सजा मैं तुझे जरूर दिलाऊंगा। इतना बोलते ही अर्जुन तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सभी आदित्य को देखकर अपने कमरे की ओर चला जाते हैं। बस ध्रुव आदित्य के पास खड़ा था, आदित्य सामने देखते हुए। जितना सोचा था उससे ज्यादा रिश्ते बिखर चुके हैं। फिर एकदम से मुस्कुराते हुए, लेकिन अच्छा है, जितने रिश्ते बिखरेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। ध्रुव भी आदित्य को देखकर एक रहस्यमय मुस्कान देता है। तो आखिर दोनों का क्या है रहस्य, ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आखिर आदि ने इतने सारे रिश्तों का सत्यानाश क्यों कर दिया? ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल का पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर करना।